ओके गाइस, सो नाउ डिस्कस अबाउट एजिंग। एजिंग क्या है? ये एक ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ वगैरह हैं वो सारे वक्त के साथ साथ ना क्या होता जाता है, उनकी अब जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। कि वक्त गुजरने के साथ साथ अल्टीमेटली क्या होगा, अब आपके अंदर वो वाली जो है वो चार्म, वो वाला जो है वो क्रेजीनेस, वो वाली एनर्जी, वो सब कुछ बाकी नहीं रहा। वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्या होने लग गई हैं, डाउन आने लगी हैं, डिग्रेड होने शुरू हो गई हैं। सो एजिंग जो है ये हमारे पास जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो आपकी बॉडी है वो वक्त के साथ साथ जो है वो डाउनवर्ड चलती जाती है। एक वक्त आता है जब तक आपकी बॉडी जो है वो मज़ीद खुद को मेंटेन करती रहती है और उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली डिग्रेड होना शुरू हो जाती है और एक ऐसी टाइम लिमिट आती है जब आपकी बॉडी मज़ीद एक्टिविटी परफॉर्म करने से कासिर हो जाती है। अच्छा, इसकी जो ब्रांच है हमारे पास, इसको हम लोग नाम देते हैं जीरोंटोलॉजी। ठीक है जी, जीरोंटोलॉजी। और इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टडी भी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आपकी बुक के येलो बॉक्स के अंदर फैक्ट एंड फिगर गिवन है कि नंबर ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नेक्स्ट हाफ सेंचुरी। द नंबर ऑफ पीपल ओवर एज 75 विल राइज फ्रॉम 8 मिलियन टू 14.5 मिलियन। द नंबर ओवर एज 80 विल राइज फ्रॉम 5 मिलियन टू 12 मिलियन and the human lifespan is judged to be maximum of 120 to 125 years. The present goal of gerontology is not necessarily to increase lifespan but to increase health span. आने वाले वक्त में वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बूढ़े लोगों की तादाद ज़्यादा हो रही है, यानी कि वो लाइफ स्पैन को बढ़ा रहे हैं। कि अब अगर मिसाल के तौर पे अगर आज के दौर में वो कोई 60 की तरफ जाता है टिल्ट एक बंदे की एवरेज लाइफ का, या वो हम लोग 70-80 की तरफ ले जाते हैं एशियंस के अंदर, तो वो आने वाले वक्त में 100 से 120 साल तक चला जाएगा। और उनका मेन जो पर्पज़ है एजिंग जो है, ये जीरोंटोलॉजी है जो डिस्कस कर रहे हैं जो साइंटिस्ट, वो ये है कि हेल्थ को ज़्यादा बेहतर किया जाए ताकि जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली फिर जो है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास जो है इसके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि अगर तो वक्त के साथ साथ वो बॉडी है वो अपनी एक्टिविटीज़ उसी तरीके से परफॉर्म ना करती रहे जिस तरह वो अडेप्टेड है, तो फिर आपको मुख्तलिफ जो है वो किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का जिक्र है, इसी तरह जो है वो पेन इन जॉइंट्स, पेन ऑफ लाइक आर्थराइटिस, ठीक है, गाउट, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बॉडी के अंदर जनरेट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एजिंग। इसी तरह हमारे पास आगे हम लोग चलें तो वो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा है। द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ एजिंग इज स्टिल अननोन, नहीं पता कि एजिंग क्यों हो रही है, यानी अब साइंटिफिकली हम लोग ये डिस्कवर ही नहीं कर पा रहे। देखें, ऑर्गन्स जो हैं बेसिकली अब उनको तो एक्टिविटी परफॉर्म करते रहना चाहिए, लेकिन एक ख़ास लाइफ स्पैन के बाद वो मज़ीद एक्टिविटी अपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहे और किसी एक आध ऑर्गन के जो है वो मिस एक्टिविटी की वजह से पूरी बॉडी जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने से कासिर हो जाती है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन के तहत ही तो बॉडी चलती है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपके पास हैं जिसमें सबसे पहला है कि जो क्यों मतलब एजिंग होती है, इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास गिवन है कि जो सेल और टिश्यू हैं इनका सिर्फ एक फाइनाइट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन के अंदर हो सकती है, मतलब वो एक ख़ास हद तक जो है वो माइटोटिक डिवीजन कर सकते हैं, उसके बाद उनकी डिवीजन जो है वो मज़ीद बंद हो जाती हैं। इसलिए जैसे ही सेल जो हैं वो अपनी मैक्सिमम पार्ट पे पहुँचते हैं, यानी कि अब वो डिवाइड करते करते अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन पे पहुँच गए हैं, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेंगे और अल्टीमेटली फिर जो है वो आपकी बॉडी को जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह जो हमारे पास है चेंजेस इन, अब हम इसको लिख देते हैं साथ साथ कि इसका पॉइंट जो है पहला हमारे पास है लिमिटेड माइटोटिक डिवीजन्स, एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह क्या है कि चेंजेस इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग एजिंग, फॉर एग्जांपल कोलेजन एक्वायर्स, यानी अब आपके पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पास, हम लोग यूँ कहें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बॉडी वर्किंग फैक्टर्स, जैसे जैसे ये लो होंगे उसके साथ साथ जो है वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है वो अपनी अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म करना बंद कर देगी। एक और पॉइंट आपको बता रहा है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेल्स एंड डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज। एकदम म्यूटेशन आ गई है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जिसके नतीजे में आपके पास जो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डाउन जा रहा है या उसकी डेवलपमेंट है वो रुक गई है, इस तरह कोई और मसला हो गया, उससे अल्टीमेटली जो है वो बॉडी अब मज़ीद अच्छी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती, बंदा बूढ़ा होता जाएगा, स्किन में खिंचाव आ जाएगा, ठीक है जी, वो ढीली हो जाएगी आपकी, जो है वो झुर्रियाँ पड़ देंगी, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अल्टीमेटली आ जाएंगे। रीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो कि अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते करते एकदम स्टॉप हो गया,
कट गया है, टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो वो दोबारा से जनरेट हो जाए। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये है, लाइक किसके अंदर है, स्टारफिश के अंदर है, ठीक है जी। इसी तरह लिजर्ड जो होती है उसके अंदर ये है। अब यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर के रीजनरेशन का प्रोसीजर है कि माइटोटिकली डिवाइड होके वो वाला पार्ट जो कि लॉस हुआ है वो दोबारा से बन सकता है। इसी तरह हमारी बुक के अंदर जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं लाइक प्लेनेरिया वगैरह की, तो उसमें भी आप लोग देखें कि किस तरीके से जो है हमारे पास वो दोबारा से ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है। आप लोगों ने बाइनरी फिशन वगैरह पढ़ी है, तो वो भी एक्चुअली रीजनरेशन का एक प्रोसीजर है। आप काट देते हैं बॉडी के पार्ट्स तो वो दोबारा पार्ट्स ग्रो कर लेती है, अल्टीमेटली फिर वो अपनी डिवीजन्स को उसी तरीके से बरकरार रखती है। सो लिहाजा हम लोग इसको यूँ भी जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपके पास जो इसकी है रीजनरेशन जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है और इसका अल्टीमेटली मकसद जो है वो एक ही है। प्लांट्स के अंदर भी इसी तरह अगर आप कोई हिस्सा काट देते हैं वो हिस्सा भी दोबारा जो है वो जनरेट कर जाता है, ग्रो कर जाता है। इसी तरह सो ये हमारे पास एक सिंपल सा आर्टिकल है, ये भी आप लोगों ने इसको देख लेना है, डिस्कस कर लेना है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट हमारे पास क्या होती है हम ये भी देख लेते हैं। एबनॉर्मल डेवलपमेंट, एबनॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे पहले हम लोगों ने कंसिडर करनी है कि कौन कौन सी डेवलपमेंट्स आपके पास हैं वो गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कि इस ब्रांच का नाम क्या है जिसके अंदर हम एबनॉर्मल डिवीजन्स को, एबनॉर्मल डेवलपमेंट को और एबनॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डिस्कस जो डील करती है मुख्तलिफ आपके पास जो हैं वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स को, बॉडी प्रॉब्लम्स को, एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स को, इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल करती है आपकी टेराटोलॉजी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो कि या तो जेनेटिकली जो है वो एबनॉर्मल होंगे या वो वक्त के साथ साथ जो है वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ टिल्ट करेंगे। इसके कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती, न्यूट्रिटिव प्रॉब्लम हो सकती, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और कोई प्रॉब्लम्स जो है वो इसकी हो सकती हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स आपके बुक के अंदर गिवन है, उनमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, एबनॉर्मेलिटीज़ विच आर इनहेरिटेड। इसी तरह जो हमारे पास मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, ठीक है जी, लाइक हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो कौन सी होंगी। इसमें हमारे पास आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के साथ हमारे पास जो है वो एक और हम सिंड्रोम डिस्कस करते हैं, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो है क्लाइनफेल्टर डाउन सिंड्रोम, ये कौन से हैं, ये सिंड्रोम वो हैं जो क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो जेनेटिक इम्प्रॉपर जो हमारे पास जो है वो बॉडी की जो जंक्शंस हैं उनकी वजह से आते हैं। जैसे हमारे पास माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली में क्या है, सर स्कल जो है छोटी रह जाती, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आगे कुछ प्रॉब्लम्स और आ सकते हैं, जैसे कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर अगर 5 उंगलियां तो 6ठी उंगली आ जाए, ठीक है। यानी कि ये कहीं ना कहीं जाके म्यूटेशन हुई है और उसकी वजह से जो है वो एक नई एबनॉर्मेलिटी जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो गई है। इसी तरीके से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो क्लेफ्ट्स हैं, पैदाइशी कटे हुए तालू वगैरह, ठीक है, तो कट इन क्लेफ्ट्स, ये प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो एबनॉर्मेलिटीज़ में ही हम इसको क्लासीफाई करते हैं। इसी तरह हीमोफीलिया, यानी कि अगर किसी शख्स को जेनेटिकली उसका प्रॉब्लम है, आप लोगों ने ये वैसे फर्स्ट ईयर के अंदर भी डिस्कस किया है, इसको आप दोबारा देख लें कि हीमोफीलिया में क्या हो रहा है कि आपके पास जो चेन्स हैं, ठीक है, जो अमाइनो एसिड्स की चेन है जो प्रोटीन बना रही है, उनमें से कोई एक दो चेन्स जो हैं उनका एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो वहाँ पे अमाइनो एसिड का वो तब्दील हो रहा है किसी और के साथ, तो उससे फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपको एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो उनका सामना करना पड़ रहा है और जिनका ताल्लुक डायरेक्टली आगे किससे है, हीमोफीलिया से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एबनॉर्मल डेवलपमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।